हेलो, दिस इज डॉक्टर दानिश। वेलकम टू एनएफए क्लासेस। आज की इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेरोक्सीसोम्स को। अपने पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट मैप ऑफ सेल के बारे में बताया था, जिसमें सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, वो कैसे क्लासिफाई होती है सेल, किन किन मेन कंपोनेंट्स में, उसके बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे पेरोक्सीसोम के बारे में। ठीक है, तो पेरोक्सीसोम्स जो होते हैं वो सेल आपने जो पढ़ी थी उसमें साइटोप्लाज्म जो होता है उसके साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, सेल में साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें से एक होती है माइक्रोबॉडीज। और माइक्रोबॉडीज में कई तरह की माइक्रोबॉडीज होती हैं। एक होती हैं पेरोक्सीसोम्स, ग्लाइकोसोम्स और स्फेरोसोम्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ पेरोक्सीसोम्स को। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सबसे पहले दीज आर स्मॉल सैक लाइक ऑर्गेनेल्स। यहां पे इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, ये देखिए आप। तो ये स्मॉल सैक लाइक ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये मॉर्फोलॉजिकली लाइसोसोम से सिमिलैरिटी शो करते हैं। जैसे लाइसोसोम होते हैं वैसे दिखने में होते हैं, बट स्मॉलर इन साइज। बट इनका जो साइज होता है ये स्मॉल होता है। और इनका स्ट्रक्चर को आप यहां देख सकते हैं। देखिए, लाइसोसोम में जो सिंगल ये जो मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये सिंगल लेयर होती है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सिंगल मेम्ब्रेन, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, पर ये बनी किस तरह से है? बनी है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये जो बनी है ये बनी है फॉस्फोलिपिड से, जिसकी बाइलेयर, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फो बाइलेयर या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन जो होती है जो इसको बाउंड करती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी सेम वैसे ही मेम्ब्रेन थी और लाइसोसोम में भी वैसी मेम्ब्रेन थी। तो ये जो यानी कि जो पेरोक्सीसोम्स होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनमें सेंटर में मोस्टली एक क्रिस्टलॉइड कोर होती है, यानी कि एक क्रिस्टल फॉर्म में एक कोर पाई जाती है। और इस कोर के चारों तरफ इनका मैट्रिक्स या फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड में आपको बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा लाइसोसोम जो है उनको हम डाइजेस्टिव बॉडीज ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। उसी तरह पेरोक्सीसोम में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और उसमें से जो मेजर कैटेगरी है, जो मेजर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं वो ऑक्सीडेजेस हैं और कैटालिसिस हैं। तो मेजर जो फंक्शन होता है वो ऑक्सीडेजेस का होता है और कैटालिसिस का होता है। ठीक है, और देखिए जो नाम पेरोक्सीसोम इनको दिया गया है पेरोक्सीसोम, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पेरोक्सी जो प्रीफिक्स है और सोम, तो पेरोक्सी मीन होता है पेरोक्साइड। ठीक है, और सोम मीन लैटिन में बॉडी से रिलेट करता है, तो सोमा मीन बॉडी। तो पेरोक्सीसोम का मतलब हुआ द बॉडीज इन विच पेरोक्साइड आर फॉर्म्ड, मतलब वो बॉडीज, सेल की वो माइक्रोबॉडीज जिनमें पेरोक्साइड बनता है उनको हम कहेंगे पेरोक्सीसोम्स। ठीक है, तो इनका नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और लिटरली जो इसका मीनिंग निकल रहा है वो निकल रहा है कि ऐसी बॉडीज जिसमें पेरोक्साइड क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, H2O2। तो यानी कि और इसके अंदर H2O2 ही बनता है। जो पेरोक्साइड बनता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, H2O2। दरअसल ये डिटॉक्सिफिकेशन, पेरोक्सीसोम्स जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से बोले जाते हैं। और इसमें जैसे जो भी आप एक्सेसिव कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई ड्रग एडिक्ट है तो ड्रग ले रहा है, तो सबसे पहले ये जो ड्रग और ये अल्कोहल है ये सेल के अंदर जाते हैं और सेल के अंदर ये जो पेरोक्सीसोम है ये इन टॉक्सिक केमिकल को अपने अंदर ले लेते हैं, यानी कि ये टॉक्सिक केमिकल पेरोक्सीसोम के अंदर चले जाएंगे और पेरोक्सीसोम के अंदर मौजूद जो
ऑक्सीडेजेस, जो ऑक्सीडेज एंजाइम है वो इसको कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इटसेल्फ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। यस, ठीक है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से ये साइटोटॉक्सिसिटी इससे जनरेट हो सकती है, इस सेल में साइटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसकी वजह से इसको डिस्पोज करना बहुत जरूरी होता है। तो अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है इसको ब्रेक डाउन कौन करता है? ये कैटालिसिस करते हैं, ठीक है। और ये किसमें ब्रेक डाउन होता है? ये H2O और O2 में ब्रेक डाउन कर देता है। कौन कर देता है? कैटालिसिस। तो इसलिए ये जो दो एंजाइम्स हैं इनका मैं आपको बहुत ब्रीफ में यही बता देता हूं कि ऑक्सीडेजेस जो हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो ज्यादा हार्मफुल केमिकल होते हैं उनको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। कौन? ऑक्सीडेजेस। पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसलिए ये सेल में ज्यादा देर तक अगर रहेगा तो सेल जो है उसमें टॉक्सिसिटी डेवलप होगी और सेल की डेथ हो सकती है, उसको नुकसान होगा। तो उस वजह से जो कैटालिसिस एंजाइम है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फौरन वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो यही इनके जो मेजर कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स हैं, ये इनके फंक्शंस हैं, जो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ बता दिया, आगे बताएंगे। और फिर हम आ जाते हैं, ये मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर आपको बता दिया, थोड़ा इसका जो टर्म पेरोक्सीसोम है उसके बारे में बता दिया कैसे आया। स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि सेक्लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो है मोस्टली स्फेरिकली होते हैं, जिनका डायमीटर जो होता है 0.5 से 1.5 माइक्रोन होता है डायमीटर, ठीक है। और कभी कभी ये भी पाया गया है कि कुछ सेल्स में ओवल शेप में भी होते हैं, पेरोक्सीसोम जो होते हैं वो ओवल भी होते हैं, पर मोस्टली ये स्फेरिकल होते हैं। तो मैंने आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर ही यहाँ बना के दिखाया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री पे। तो दरअसल किसी भी सेल ऑर्गेनेल के बारे में जब आप पढ़ें तो उसकी हिस्ट्री के बारे में जरूर पढ़ें। हिस्ट्री पढ़ने से ये रहता है कि आपको अंदाजा रहता है कि ये सेल ऑर्गेनेल की जो डिस्कवरी थी वो कब हुई है, और फिर आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। कुछ और पढ़ेंगे सेल में तो उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि इसकी डिस्कवरी, जैसे ये सब अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि ये बहुत माइक्रो बॉडीज हैं, बहुत छोटी बॉडीज हैं। तो इनको देखने के लिए सीधी सी बात है इनके अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी होगी। और यानी कि इन सारे ऑर्गेनेल्स की जो डिस्कवरी हुई होगी, जो डिटेल स्ट्रक्चर का की जो रिकॉग्निशन हुआ होगा वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही हुआ होगा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी हुई है वो 1932 में नॉल एंड रुस्का ने की थी। तो यानी कि अब आप देखिए कि सबसे पहले रॉडेन एक साइंटिस्ट थे, रॉडेन, जिन्होंने 1954 में, ठीक है, माइक्रो बॉडीज को, इन्होंने दरअसल माइक्रो बॉडीज मैंने आपको बताया कि 3 तरह की होती है, तो इन्होंने माइक्रो बॉडीज को डिस्कवर किया था माउस की किडनी में थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सबसे पहले अगर किसी ने माइक्रो बॉडीज को देखा था तो वो रॉडेन थे, जिन्होंने 1954 में देखा था। यानी कि आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इट कुड बी पॉसिबल दैट द साइंटिस्ट कुड सी माइक्रो बॉडीज इन अ सेल, ठीक है। तो ये किस सेल्स में देखा गया था? माउस की किडनी की सेल्स में देखा गया था, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनकी डिस्कवरी में जो दूसरे साइंटिस्ट, जो सबसे बड़ा नाम है वो है क्रिश्चियन डी डवे का, ठीक है। क्रिश्चियन डी डवे जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, क्रिश्चियन डी डवे। यहां पे देखिए एक वर्ड लिखा है एटल, ठीक है। तो क्रिश्चियन डी डवे एटल 1965 में इन्होंने आइसोलेट किया पेरोक्सीसोम को फ्रॉम रैट की जो लिवर सेल्स थी उनसे पेरोक्सीसोम को क्रिश्चियन डी डवे ने 1965 में, यानी कि पेरोक्सीसोम इटसेल्फ जो है, क्योंकि माइक्रोबॉडी, क्योंकि इससे पहले जो था रॉडेन ने माइक्रोबॉडीज को डिस्कवर किया था, तो माइक्रो बॉडीज में कई तरह की हो सकती है, 3 तरह की। तो आप ये कंफर्म नहीं हो सकते। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि पेरोक्सीसोम को किसने आइसोलेट किया था, किसने डिस्कवर किया था, तो क्रिश्चियन डी डवे का नाम ही हम आप ऑप्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो क्रिश्चियन डी डवे एटल ने
एटल का मतलब होता है कोवर्कर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एटल कई बार आएगा, कोवर्कर। इनके साथ जो इनके टीम में जो रिसर्च ग्रुप था, उसकी टीम में जो लोग थे, उनको कोवर्कर्स में एटल करके लिखा जाता है, ठीक है। तो क्रिश्चियन डी डेवे एटल 1965 में इन्होंने सबसे पहले पेरोक्सीसोम को आइसोलेट किया था रैट की लिवर सेल से। यानी कि सबसे पहले जो पेरोक्सीसोम थे वो किससे निकले थे? एनिमल सेल से आइसोलेट किए गए थे, और ये कॉमनली पाए भी एनिमल सेल में ही जाते हैं। और सबसे पहले ये माना जाता था कि शायद ये एनिमल्स में ही होते हैं, पेरोक्सीसोम की जो प्रेजेंस होती है वो एनिमल सेल में ही होती है, प्लांट में नहीं होती है। पर बाद में कुछ साइंटिस्ट थे, एक तो पहले दो साइंटिस्ट थे ब्रिडेनबैक एंड बीवर्स, इन्होंने 1967 में पेरोक्सीसोम को आइसोलेट किया कैस्टर बीन से। यानी कि कैस्टर बीन जो होती है वो अरंडी कैस्टर बीन सीडलिंग से किया था, दरअसल सीडलिंग स्टेज से किया था, ठीक है। कैस्टर बीन जो थी, कैस्टर बीन यानी कि अरंडी का जो बीज होता है, उसको जब जर्मिनेट कराते हैं तो जो सबसे पहला जो प्लांटलेट बनता है, सीडलिंग बनती है, उस सीडलिंग से, उस सीडलिंग लीफ से शायद इन्होंने आइसोलेट किया था पेरोक्सीसोम्स को, ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट जो बहुत मतलब इनका भी काफी, मैं इसमें टिक कर रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट नेम है, टॉलबर्ट एटाल, ठीक है। तो टॉलबर्ट एटाल, टॉलबर्ट, इसका मतलब भी यही हुआ कि टॉलबर्ट एंड कोवर्कर्स ने 1968 में स्पिनच लीफ से, स्पिनच लीफ, स्पिनच का मतलब होता है पालक, पालक का जो साग आप खाते हैं उनकी जो लीफ होती हैं, उनसे पेरोक्सीसोम्स को आइसोलेट किया, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले एनिमल में डिस्कवर हुई, फिर प्लांट में सबसे पहले कैस्टर बीन सीडलिंग से इनको आइसोलेट किया गया, और उसके बाद टॉलबर्ट एटाल ने 1968 में स्पिनच लीफ से पेरोक्सीसोम्स को आइसोलेट किया। और ये जो टर्म पेरोक्सीसोम है, टर्म पेरोक्सीसोम वाज गिवन बाय क्रिश्चियन डी डेवे, और ये जो नाम दिया गया था, पहले इनको माइक्रोबॉडीज ही बोल दिया जाता था, ब्रॉडली इनको माइक्रोबॉडीज ही कह दिया जाता था। पर क्रिश्चियन डी डेवे ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये मेनली जो इनके बॉडी में जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, उसमें जो ग्लाइकोलेट जो है, ग्लाइऑक्सिलेट में जब कन्वर्ट होता है, तो ऑक्सीडेजेस जो एंजाइम है ये H2O2 का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसके फॉर्मेशन की वजह से ही, पेरोक्साइड का क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा था इन बॉडीज में, इसलिए इनको पेरोक्सीसोम कहा गया, पेरोक्सीसोम, यानी कि ऐसी बॉडी जिसमें पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम इसकी ओरिजिन पे आ जाएंगे कि ओरिजिन कैसे हुई है। तो इनकी जो ओरिजिन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है, ठीक है। लाइसोसोम की जो ओरिजिन होती है, ये आपको मालूम होगा कि प्राइमरी लाइसोसोम जो बनते हैं वो ट्रांस फेस, जो आपका मैच्योरिंग फेस होता है गोल्गी ऑपरेटस का, उसके सिस्टम से बनते हैं, यानी कि ट्रांस फेस से इमर्ज होते हैं लाइसोसोम, यानी कि प्राइमरी लाइसोसोम। और यहाँ पे ये जो आपके पेरोक्सीसोम है, ये भी लगभग कुछ वैसा ही काम करते हैं जैसे लाइसोसोम करते हैं, देखने में भी लाइसोसोम की तरह होते हैं, पर इनकी ओरिजिन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये और कहाँ पाए जाते हैं। तो स्पेशली ये जो पेरोक्सीसोम्स होते हैं, स्पेशली फाउंड इन फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ हायर प्लांट। प्लांट में जो है वो हायर प्लांट में अगर ये कहीं पाए जाते हैं तो फोटोसिंथेटिक सेल्स में, आपने देखा होगा जो मैंने आपको बताया था अभी, इससे पहले बोर्ड पे जो लिखा था कि कैस्टर बीन सीडलिंग, जब सीडलिंग जर्मिनेट कर रहा था उसमें फोटोसिंथेसिस होना शुरू हुई थी, सीडलिंग पे लीव्स आई थी, तभी उसमें पेरोक्सीसोम्स को आइसोलेट किया था साइंटिस्ट ने, ठीक है। और दूसरा जो आइसोलेशन किया गया था पेरोक्सीसोम्स का, टॉलबर्ट ने जो किया था वो किया था स्पिनच लीफ से, स्पिनच लीफ से किया था। तो यानी कि वो भी फोटोसिंथेटिक सेल्स वहाँ पे होंगे लीव्स में, तो इसलिए वहाँ से किया गया था। और ये दोनों ही प्लांट, चाहे वो स्पिनच था चाहे वो कैस्टर बीन था, ये हायर प्लांट में आते हैं, हायर प्लांट। तो यानी कि वो लीफ ऑफ हायर प्लांट से किया गया था जो आइसोलेशन था। इसके अलावा जो है ये एलजी भी आपको मालूम है फोटोसिंथेटिक होती है, तो एलजी से आइसोलेट किए गए और फंगस से भी आइसोलेट किए गए, ठीक
ठीक है। इनका जो नंबर होता है पर सेल में ये वेरी कर सकता है और ये 70 से लेके 100 पेरोक्सिसोम पर सेल पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनके एंजाइम्स पे कि कौन कौन से मेन एंजाइम्स होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि जो मेजर कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स हैं वो ऑक्सीडेजेस और कैटालिसिस ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें नाम आता है ऑक्सीडेज में वो आता है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम का। तो ग्लाइकोलेट ऑक्सीलेट जो एंजाइम होता है ये फोटो रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। फोटो रेस्पायरेशन जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस माना जाता है और जो C3 प्लांट्स में ही होता है। C3 प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादा फोटोसिंथेटिक इफिशिएंट प्लांट नहीं कहलाते हैं, है ना। तो ये जो फोटो रेस्पायरेशन होता है क्योंकि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसलिए जहाँ ये जो आपका ईल्ड एफिशिएंट ज़्यादा प्लांट नहीं बोले जाएंगे C3 प्लांट, इनमें पाया जाता है। और फोटो रेस्पायरेशन में होता क्या है कि ग्लाइकोलेट जो होता है ग्लाई ऑक्सीलेट में कन्वर्ट जब होता है किसकी प्रेजेंस में, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो H2O2 बनती है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस बनती है जो कि टॉक्सिक होती है नेचर में। अब ये क्योंकि ये टॉक्सिक है तो सेल को टॉक्सिसिटी देगी, इसलिए इसको फौरन ही डिस्पोज करना जरूरी होता है। तो इससे पहले अब हम आपको पर ये बता दें कि जो फोटो रेस्पायरेशन है वो सेल में 3 ऑर्गेनेल्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका पाथवे और पेरोक्सिसोम्स में पाथवे इसका कंप्लीट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स। और हम जो बात कर रहे हैं पेरोक्सिसोम की बात कर रहे हैं, तो पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होता है जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोडक्शन होता है। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड टॉक्सिक होने की वजह से बहुत ज़रूरी होता है कि इसको डिस्पोज किया जाए। तो पेरोक्सिसोम में ही एक दूसरा एंजाइम होता है कैटालेज, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपना अस्तित्व खो के पानी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तीसरा जो इसका मेन एंजाइम है वो है ल्यूसीफरेज एंजाइम। ये भी एक तरह का ऑक्सीडेज होता है, ऑक्सीडेज एंजाइम है ये एक तरह का, और ये फायरफ्लाइज में पाया जाता है, ठीक है। और फायरफ्लाइज में क्या करता है, दिस एंजाइम हेल्प्स इन जनरेटिंग लाइट। जो फायरफ्लाइज में जो ग्लो आता है, जिस चीज की वजह से वो ग्लो करती है, वो इस एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से ही करती है। अगर ये ना हो तो ल्यूसीफेरिन, जो कि एक प्रोटीन है, वो उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए और ग्लो का प्रोडक्शन ना हो पाए, यानी कि लाइट प्रोड्यूस ना हो पाए। तो होता क्या है, फायरफ्लाइज में ल्यूसीफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ल्यूसीफेरिन जो एक प्रोटीन है उसका ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड मैग्नीशियम आयन, और ग्लो जनरेट होता है और लाइट जनरेट होती है जो फायरफ्लाइज में आपको दिखाई देती है। इसके अलावा कुछ और एंजाइम्स भी होते हैं जो पेरोक्सिसोम में पाए जाते हैं। इसमें एक नाम है पेरोक्सीडेज का, यानी कि पेरोक्सीडेज एंजाइम भी इसके अंदर पाया जाता है। ग्लाइऑक्सिलेट जो ये बना है, ग्लाइऑक्सिलेट रिडक्टेज एंजाइम भी पाया जाता है, और अमाइनो ट्रांसफरेज ये एंजाइम भी पाया जाता है। तो ये कुल एंजाइम हैं जो पेरोक्सिसोम में पाए जाते हैं, और इनके बेसिस पे ही इनके इन एंजाइम्स के फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अब मैं इसको थोड़ा रब करके आपको कुछ फंक्शन इसके और बता देता हूं जो प्लांट और एनिमल में होते हैं। इसके अलावा जो पेरोक्सिसोम होते हैं वो लिपिड की मेटाबॉलिज्म से भी एसोसिएटेड होते हैं। लिपिड मेटाबॉलिज्म इन एनिमल, तो एनिमल्स में ये पेरोक्सिसोम जो होते हैं वो लिपिड मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड होते हैं। और प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में जो आपका लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, और ये फैटी एसिड्स होते हैं मोर देन 18
18 फैटी एसिड्स होंगे इसमें, ठीक है। इनके ऑक्सीडेशन में, यानी कि वो ऑक्सीडेशन कहलाता है बीटा ऑक्सीडेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो कि मोर देन 18 फैटी एसिड्स इन अ चेन में 18 से ज्यादा फैटी एसिड्स होंगे, उनके बीटा ऑक्सीडेशन में, उनका जो ऑक्सीडेशन होता है वो बीटा ऑक्सीडेशन कहलाता है, और उनके ऑक्सीडेशन में ये हेल्प करते हैं कहां पर, प्लांट में। तो एक यानी कि इनका जो मेन फंक्शन है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म से भी एसोसिएटेड है, बोथ इन प्लांट एज वेल एज इन बोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट में दोनों में ही ये लिपिड मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड होते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका जो माइक्रोबॉडीज के जो दूसरी माइक्रोबॉडी है ग्लाइयोक्सिसोम, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।